सावरकर को लेकर भारत में दो तरह के मत हैं। एक मत के मुताबिक सावरकर देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं। बुनियादी अंतर के बावजूद उनके समर्थक उन्हें महात्मा गांधी के समांतर का स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जबकि दूसरा मत है जो उन्हें एक विलेन के तौर पर देखता है। वो उन्हें कायर और अंग्रेजों का एजेंट करार देता है, जिसको लेकर राजनीतिक और बौद्धिक गलियारों में हमेशा विवाद और बहस का वातावरण बना रहता है। तो आइए समझते हैं कि सावरकर को लेकर इतना विवाद क्यों है, क्यों एक क्रांतिकारी को उसके हक का सम्मान देने का विरोध होता है। सबसे पहले उस मामले पर महात्मा गांधी जी का विचार जान लीजिए, जिसको लेकर सावरकर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये मुद्दा है अंग्रेजों से माफी मांगने का। इस मामले पर गांधी जी ने सावरकर को चतुर बताते हुए कहा था कि उन्होंने यानी कि सावरकर ने स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग की थी, जो उस दौरान देश के अधिकांश क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिल भी गई थी। सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आज़ादी के लिए जो कर सकते थे, वो जेल के अंदर रहकर नहीं कर पाते। गांधी जी के इस कथन से इतना तो साफ है कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए चतुराई दिखाई थी। खैर, बात करते हैं सावरकर से जुड़े तमाम पहलुओं की, जो उन पर राय बनाने से पहले जानना जरूरी है। सावरकर को साल 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। एसएस मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर पहुंचने वाला था, तो सावरकर जहाज से शौचालय के पोर्ट हॉल से बीच समुद्र में कूद गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो बच निकले। हालांकि समुद्री तट से आधे किलोमीटर की दूरी तक भागने के बाद वो फिर से पकड़े गए। फ्रांस की भूमि में पकड़े जाने पर सावरकर पर अधिकार को लेकर मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी पहुंचा। पहले तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उनकी गिरफ्तारी को लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन बाद में दोनों देशों ने संधि कर ली, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन के हक में फैसला सुनाया। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हुई। खुद फ्रांस में इसके खिलाफ इतने विरोध प्रदर्शन हुए कि वहां के प्रधानमंत्री ब्रियाडा को इस्तीफा देना पड़ा। इधर सावरकर को भारत लाया गया, जहां कोर्ट से इन्हें 25-25 साल की अलग अलग सजाएं सुनाई गई। सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काले पानी भेज दिया गया। उन्हें सेलुलर जेल की घनी अंधेरी कोठरी में रखा गया। वहां जेल में सावरकर के जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख लिखते हैं कि अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी पर चलते थे और सावरकर समेत तमाम कैदियों को इन बग्घियों को खींचना पड़ता था। जब कैदी बग्घियों को खींचने में लड़खड़ा जाते थे, तो उन्हें चाबुक से पीटा जाता था। कैदियों को कोलू चलाकर तेल भी निकालना पड़ता था। देशमुख आगे लिखते हैं कि टॉयलेट में भीड़ होने के कारण कभी कभी कैदी को जेल में अपने कमरे में एक कोने में ही मल त्यागना पड़ता था। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी। काफ़ी समय तक यातनाओं की दौर से गुजरते हुए सावरकर ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को 6 बार चिट्ठियाँ लिखी। कानून के मुताबिक कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा भी किया जाता था। इसका लाभ उस दौरान कई राजनीतिक कैदियों को मिला। सावरकर के भी तमाम अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया, पर इसमें 2 शर्तें लगाई गई। पहली, वो किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति दिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। इस मामले पर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय का कहना है कि सावरकर की कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनके मुताबिक सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। किताब के मुताबिक इस देश का इंसान मूलत हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही हो। सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया
कि नाथूराम गॉडसे और उनके विचारों में कई समानताएं थी और गॉडसे भी पहले हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। लेकिन 1949 में सावरकर का गांधी जी की हत्या में शामिल होने का आरोप बेबुनियाद साबित हुआ और उन्हें रिहा कर दिया गया। अदालत से बरी हो जाने के बावजूद गांधी जी की हत्या में शामिल होने का महज आरोप ने ही गॉडसे के बाद उन्हें आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विलन बना दिया। आज़ादी के बाद बेहद एकाकी जीवन बिताते हुए 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सावरकर की विरासत को अंधकार में डाल दिया गया। लेकिन फिर एक वक्त आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके हक का सम्मान उन्हें देने की कवायद शुरू हुई। इसी के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के तमाम विरोध के बावजूद संसद में उनकी तस्वीर लगाई गई। लेकिन संयोग देखिए, संसद के सेंट्रल हॉल में भी गांधी और सावरकर की तस्वीर ठीक एक दूसरे के सामने दीवार पर लगी है। और जब आप सावरकर को सम्मान देने पहुंचते हैं तो संयोगवश आपकी पीठ गांधी जी की तरफ मुड़ जाती है। कुछ ऐसा ही समीकरण बना दिया गया है दोनों ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में। मसलन आप सावरकर को सम्मान देते हैं तो आपको गांधी की विचारधाराओं की तरफ पीठ घुमानी पड़ जाती है। अगर आप गांधी को स्वीकारते हैं तो आपको सावरकर की विचारधाराओं को नकारना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने सावरकर के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।